सिल्वर टचेस द हिस्टोरिक हाई ऑफ $51 और पहले जब भी ऐसा हुआ है तब सिल्वर की प्राइस क्रैश कर गई है। पर वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिल्वर यहां से डबल हो सकती है, जैसा कि हमारे रॉबर्ट कायोसाकी जी कहते हैं। तो क्या सिल्वर सच में डबल होने वाला है या यहां से इसकी प्राइस क्रैश कर जाएगी, और आपको एज इन्वेस्टर्स क्या करना चाहिए? तो आज के वीडियो में हम सिल्वर की हिस्ट्री को और उसके क्या क्या रिस्क हैं उसको अच्छे से डाइसेक्ट करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अब देखो, सिल्वर $50 के मार्क को फर्स्ट टाइम 1980s में टच की थी, पर उसका रीजन था हंट ब्रदर्स, जिसने वर्ल्ड की 1/3 ऑफ नॉन गवर्नमेंट सिल्वर सप्लाई को अकेले होल्ड कर रखा था, जिससे सिल्वर की आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो गई थी। और उस वक्त भी लोग इन्फ्लेशन और डॉलर डिवैल्यूएशन के फियर से इस रैली में एंटर करना शुरू कर गए थे। पर यह क्रैश तब हुआ जब कमोडिटीज एक्सचेंजेस ने सिल्वर के बाइंग को रोकना शुरू किया, जो लेवरेज या मार्जिन पर लेकर इसे बाई कर रहे थे, और बैंक्स को भी स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज के लिए लोन देने से मना कर दिया। अब हंट ब्रदर्स के पास इतने पैसे तो थे नहीं जो इस मार्जिन कॉल को फुलफिल कर पाए, और इसी कारण सिल्वर की प्राइस $50 से $11 तक क्रैश कर गई। अब मार्जिन कॉल क्या होता है इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आते हैं 2008 के ग्लोबल क्राइसिस के बाद फेडरल रिजर्व, यूएस की सेंट्रल बैंक, अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए क्वांटिटेटिव ईजिंग पॉलिसीज लाई, मतलब यूएस बॉन्ड्स को खुद खरीदकर लिक्विडिटी इन्फ्यूज करना। The idea is to quicken the recovery, to help the economy begin to grow quickly enough to generate new jobs and reduce the unemployment rate. जिससे इंटरेस्ट रेट और डॉलर दोनों वीक हुआ, और इसके कारण सिल्वर और गोल्ड में रैली दिखी। और उस वक्त यूरोपियन क्राइसिस भी चल रही थी, इंडस्ट्रियल डिमांड में सोलर मैन्युफैक्चरिंग, और एंटी डॉलर और इन्फ्लेशन के फियर के कारण लोग फिर से इसमें एंटर करना शुरू कर गए। ऑलमोस्ट 150% का रैली दिखा था उस वक्त। पर क्रैश तब आया जब फेड ने अपने क्वांटिटेटिव ईजिंग पॉलिसीज को रोकने का अनाउंस किया, विच लेड टू अ डॉलर स्ट्रेंथनिंग। और शिकागो एक्सचेंज ने सिल्वर में सडन प्राइस इंक्रीज के कारण मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर दी, मतलब ट्रेडर्स को अपने सिल्वर की पोजीशंस को बस मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे पे करना पड़ गया था। Now to look at who's buying and selling silver right now. Brian, over to you. All right, Maria, not a lot of buyers today. That is for sure, mostly sellers. You talked about the margin requirements, and that is a key part because we talk about the retail investor buying through ETFs, adding liquidity and driving up the price. They are related. अब अभी के लिए इतना ही समझो, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है वो हम आगे बात करेंगे। और इसी कारण सेलिंग प्रेशर और बढ़ गई और सिल्वर की प्राइस $49 से $14 तक क्रैश कर गई। Had a huge week on the downside, down about 25%. The precious metal is down better than 20% just since Monday when margin requirements were raised. Now current 2025 रैली, अब ये रैली थोड़ी जेन्युइन है क्योंकि ये रैली करंटली डिमांड एंड सप्लाई के गैप की वजह से है। सिल्वर की करंट डिमांड का ऑलमोस्ट 60% इंडस्ट्रियल डिमांड से आता है, और वर्ल्ड की 70% सिल्वर सप्लाई एज ए बाई प्रोडक्ट निकलती है, मतलब कॉपर, लेड, गोल्ड की जो माइनिंग होती है उसमें सिल्वर एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है। और न्यू डेडिकेटेड सिल्वर माइंस एक एक्सपेंसिव एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एंड दैट इज द रीजन लास्ट 5 ईयर से डिमांड एंड सप्लाई में डेफिसिट चल रहा है। करंटली जो डिमांड है वो है अप्रॉक्स 31,000 टन की, और जो सप्लाई है वो है 28,000 टन की, मतलब 3 से 4,000 टन का डेफिसिट। और इन फ्यूचर एआई, ईवी, सोलर, 5G जैसे टेक की वजह से ये डिमांड और इंक्रीज हो सकती है, मतलब इस बार प्राइस पक्का बढ़ेगा ही, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा। अब हम पहले बात करते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो सिल्वर की प्राइस को ऊपर शूट कर सकती है। फर्स्ट इज द वीक डॉलर एंड इन्फ्लेशन का रिस्क। अगर फेड ने रेट कट किया और रिसेशन नहीं आया और बाय एनी मींस डॉलर वीक रहा तो सिल्वर में फिर से रैली देखने को मिलेगी। एंड सेकंड इज डिमांड इंक्रीज होता रहे। अभी सिल्वर की करंटली डिमांड में 60% इंडस्ट्री से आती है एंड 40% इन्वेस्टमेंट से, जिसमें ज्वेलरीज, म्यूचुअल फंड्स, ETFs एंड जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आते हैं। और जो डेफिसिट करंटली है वो इंडस्ट्रीज के डिमांड को डिक्रीज करने नहीं देगी, और अगर इंडस्ट्रीज के डिमांड इंक्रीज होते रहे तो इन्वेस्टर्स को ये डेफिसिट गैप बढ़ता दिखेगा, मतलब इन्वेस्टर्स और इन्वेस्ट करेंगे। और वो तो हम देख ही रहे हैं, इन्वेस्टर्स के बीच सिल्वर की डिमांड इतनी है कि वो फिजिकल सिल्वर्स के लिए तो प्रीमियम पे ही कर रहे हैं, ETFs के लिए भी 5 से 10% का प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो यहाँ सिंपल इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हमें प्राइस में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो क्या ये फ्यूचर में प्राइस और इंक्रीज करेगा? एज सप्लाई माइनिंग की वजह से तो कम है ही, और डिमांड इंडस्ट्रीज और इन्वेस्टिंग दोनों की वजह से हाई है। तो आंसर है हाँ, अब प्राइस इंक्रीज देखने को मिल सकता, तो क्या अब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? तो आंसर है हाँ भी नहीं भी। अब ये स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है जो आपको इस वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए। अब आते हैं इस स्टोरी के अदर साइड पर। अगर रिसेशन आया तो इक्विटी के साथ साथ गोल्ड एंड सिल्वर की भी प्राइस गिरेगी, बिकॉज कंज्यूमर डिमांड्स के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी वीक हो जाती है, विच लेड टू अ डिक्रीज इन डिमांड एंड प्राइस फॉल। एंड या दैट्स द ट्रुथ, ये एसेट्स भी रिसेशन में नहीं बढ़ते, एज वी कैन सी इन द पास्ट मार्केट क्रैशेस टू। बैड इकोनॉमी होने वाला है, और बैड इकोनॉमी में होना
दोनों के डिमांड में फर्क होता है। बट अगर ये रिसेशन नहीं आया तो क्या ये इंडस्ट्री डिमांड बूस्ट कर सकती है प्राइस को? सोलर इंडस्ट्रीज 40% ग्लोबल सिल्वर सप्लाई को कंज्यूम कर सकती है बाय 2030। ये सेक्टर इतना बड़ा कंज्यूमर है। ईवी इंडस्ट्रीज डबल हो रही है इन एवरी फ्यू इयर्स व्हिच आल्सो कंज्यूम सिल्वर डिमांड्स। एआई और 5G जैसे टेक डिमांड को और इंक्रीज करेंगे इन फ्यूचर। बट इन सब में इंडस्ट्रीज को एक क्रिटिकल कॉन्ट्राडिक्शंस को फेस करना पड़ सकता है, व्हिच इज इनपुट कॉस्ट को मैनेज करना और इनफ सप्लाई ऑफ फिजिकल सिल्वर टू मेंटेन देयर प्रोडक्शन। अब अगर सिल्वर की प्राइस बहुत बढ़ गई तो ये प्राइस इंडस्ट्रीज को भी इंपैक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल करंटली सोलर पैनल मेकिंग में 14% कॉस्ट सिल्वर से आती है। तो अगर सिल्वर की प्राइस बढ़ी तो इंडस्ट्रीज के लिए उनका इनपुट कॉस्ट भी इंक्रीज कर जाएगा और ये प्राइस इंक्रीज ट्रांसफर होगा कंज्यूमर्स को, व्हिच कैन रिड्यूस द एंड कंज्यूमर्स डिमांड। और वैसे भी ये ग्रीन इंडस्ट्रीज ऑलरेडी एक प्राइस सेंसिटिव सेक्टर है। सेकंड, अगर प्राइस रेंज में भी रहा और स्टिल इंडस्ट्रीज को फिजिकल सिल्वर लेने में प्रॉब्लम हुई तो भी ये सेक्टर बहुत बुरा इंपैक्ट करेगा। और ये कैसे होगा ये हम करंटली देख रहे हैं। इन्वेस्टर्स फिजिकल सिल्वर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और फिजिकल सिल्वर की डिमांड इतनी हाई हो गई है कि उसकी प्राइस उसके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट से भी ज्यादा हो गया है, जिसे हम टेक्निकली बैकवर्डेशन कहते हैं। मतलब करंटली इस फिजिकल सिल्वर की डिमांड इंडस्ट्रीज के साथ साथ इन्वेस्टर्स में भी बढ़ गई है। तो ऐसे में इंडस्ट्रीज पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस ढूंढती है। मतलब गवर्नमेंट अगर इंटरवीन करती है एंड स्टार्ट मेकिंग पॉलिसीज जिससे फिजिकल सिल्वर की सप्लाई इंडस्ट्रीज के लिए प्रायोरिटाइज हो जाए, जैसे इंपोर्ट टैरिफ्स, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस और स्ट्रैटेजिक स्टॉक पाइलिंग प्रोग्राम्स। इन शॉर्ट इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज ये होती है कि ये मेटल्स इंडस्ट्रीज को एक प्राइस रेंज में भी मिले और फिजिकल अवेलेबिलिटी भी हो। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन जहां सिल्वर की प्राइस यहां से डबल होना थोड़ा मुश्किल है, जैसा कि रॉबर्ट कायोसाकी भाई साहब कह रहे हैं। बट वेट, दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग जो टाइटैनिक में बस छेद कर सकती है। डुबाने का काम इसकी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स करती है। याद है दो इंसिडेंट्स जो हमने हिस्टोरिकली डिस्कस किया था जब सिल्वर की प्राइस $50 को टच की थी? उन दोनों इंसिडेंट्स में एक बात कॉमन दिखी थी। मैं इन्फ्लेशन और डॉलर डिवैल्यूएशन के कारण जो रिटेल इन्वेस्टर्स में फ्रेंजी आया था उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये तो रिटेलर्स हर बार फंसते हैं। मैं बात कर रहा हूं मार्जिन इंक्रीज एंड मार्जिन शॉर्टफॉल्स की। अब देखो, अब जब भी किसी एसेट की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड करते हो तो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट की पूरी वैल्यू नहीं देनी होती है, आपको बस उसका एक छोटा सा हिस्सा डिपॉजिट करना होता है जिसे हम मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। जैसे अगर आप सिल्वर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हो तो उसके एक लॉट में, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में आपको 30 kg ऑफ सिल्वर को ट्रेड करने को मिलेगा एंड उसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट बस 10% थी। मतलब आप 30 kg ऑफ सिल्वर जिसकी वैल्यू 48 लाख है उसको बस आप 5 लाख में बाय एंड सेल कर सकते हो और इसी को हम कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। बट जब भी किसी एसेट के प्राइस में सडन में राइज एंड फॉल होने लगता है तो एक्सचेंजेस इसी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज कर देती है। और ये इसीलिए करते हैं क्योंकि एक्सचेंजेस को लगता है कि इस एसेट में अब रिस्क ज्यादा है और ट्रेडर्स ऐसे में डिफॉल्ट कर सकते हैं, तो वो मार्जिन इंक्रीज करते हैं जिससे ट्रेडर्स को एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं अपने पोजीशंस को बस मेंटेन करने के लिए। जैसे अभी एक्सचेंजेस ने सिल्वर के मार्जिन को 10% से इंक्रीज करके 18% कर दिया, तो जो 30 kg सिल्वर को ट्रेडर्स ने 5 लाख रुपीस में ले रखा था उसी को मेंटेन करने के लिए अब उन्हें 8 लाख रुपीस पे करना होगा, मतलब 3 लाख एक्स्ट्रा। और जब ट्रेडर्स इस पैसे को पे नहीं कर पाती है तो एक्सचेंजेस उनके पोजीशंस कट करना शुरू कर देती है और इसी को हम कहते हैं मार्जिन शॉर्टफॉल। मतलब जो ट्रेडर्स सिल्वर में बाइंग पोजीशंस बनाकर रखे थे, मार्जिन इंक्रीज होने के कारण ये मार्जिन शॉर्टफॉल में चले जाते हैं और उनकी बाइंग पोजीशन सेलिंग में कन्वर्ट होने लगती है और इसी वजह से प्राइस गिरने लगता है और उसे देखकर बाकी भी अपने प्रॉफिट बुकिंग्स करना शुरू कर देते हैं। हिस्टोरिकली यही काम एक्सचेंजेस ने 1980s में भी किया था और 2011 में भी, और उस वक्त तो एक्सचेंजेस ने मार्जिन रिक्वायरमेंट 5 टाइम्स इंक्रीज किया था इन जस्ट 9 डेज। फिर 2020 में सिल्वर के साथ और क्रूड ऑयल के साथ, जब क्रूड ऑयल नेगेटिवली ट्रेड कर रहा था उस वक्त भी मार्जिन इंक्रीज कर दिया था। अब ये पॉइंट करंट रैली के लिए सबसे बड़ा रिस्क इसीलिए है क्योंकि टोटल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो सिल्वर की चल रही है उसकी एक्सपोजर 900 मिलियन आउंसेज है और इंडियन एमसीएक्स की 26 मिलियन आउंसेज है और ये नंबर एनुअल सिल्वर माइंस के प्रोडक्शन से भी ज्यादा है जो कि टोटली लिवरेज पर चल रही है। और अगर ग्लोबली एक्सचेंजेस में मार्जिन राइज हुआ तो ये बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर सकता है सिल्वर में। एंड एक फन फैक्ट है, कमोडिटीज मार्केट में फिजिकल एसेट्स की प्राइस मेजरली या बहुत ज्यादा ही इन्फ्लुएंस होती है उनके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट से। So it is a really inevitable and fixed process जो आज नहीं तो कल हमें दिखेगा ही, जो इंपैक्ट करेगी सिल्वर के प्राइसेस को। तो क्या यहां से सिल्वर की प्राइस क्रैश कर जाएगा और आपको अपनी होल्डिंग सेल कर देनी चाहिए? तो आंसर है हाँ, पर नॉट इमीडिएटली। अब इसीलिए मैंने बोला था कि ये सिल्वर रैली हिस्ट्री से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर इस वीडियो के एंड तक आते आते आपको ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर इस पॉइंट तक पहुंच चुके हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं बैकवर्डेशंस। अब यूजुअली जो फ्यूचर्स की प्राइस है वो उसके फिजिकली स्पॉट प्राइस से थोड़ा ज्यादा होता है जिसे हम कॉन्टैंगो कहते हैं।
बट यही अंडर कुछ सिचुएशंस जब फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस मतलब उसके डेरिवेटिव्स की प्राइस स्पॉट से नीचे चली जाए, मतलब जो फिजिकल स्पॉट्स है उसकी प्राइस ज्यादा चली जाए, तो उसे हम बैकवर्डेशन कहते हैं। और ये तब होता है जब लोग फिजिकल एसेट्स जैसे अभी सिल्वर है तो उसको परचेस करके होल्ड कर लेते हैं और उसे सेल नहीं करते हैं इवन द फ्यूचर्स हायर प्राइस, और उसकी वजह से सप्लाई शॉर्टेज हो जाता है जिसके कारण प्राइस इंक्रीज करने लगती है। और जब स्पॉट प्राइस राइज होता है तो उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर प्राइस भी राइज होने लगता है। तो यहाँ स्पॉट प्राइस उसके फ्यूचर प्राइस को ड्राइव करने लगती है, और जैसे ही फ्यूचर्स की प्राइस राइज होने लगती है और जो ट्रेडर्स सेलिंग पोजीशंस बनाकर बैठे होते हैं उनको लॉस होने लगता है और वो अपनी पोजीशंस को बुक करने के लिए बाय बैक करना शुरू करते हैं, जिससे प्राइस में और राइज देखने को मिलता है। और इस पूरे होल सिनेरियो को हम कहते हैं शॉर्ट स्क्वीजिंग। पर ये प्राइस राइज बस एक टेम्पररी बूस्ट देता है किसी भी एसेट को, जो अभी हमें सिल्वर में देखने को मिल रहा है। और ये राइज टेम्पररी इसीलिए होता है कि जैसे ही प्राइस में राइज होता है एक्सचेंजेस अपने मार्जिन इंक्रीज कर देती है, विच लेड टू अ मार्जिन शॉर्टफॉल एंड प्राइस करेक्शन। ये एक साइक्लिक प्रोसेस जैसा होने लगता है, पर जिस स्पीड से प्राइस राइज होती है उसी स्पीड से प्राइस फॉल भी होने लगती है। सो नाउ यू नो द होल कॉन्सेप्ट एंड बोथ साइड ऑफ द स्टोरी। तो कंक्लूजन ये है कि फिजिकल सप्लाई के कम होने से सिल्वर की प्राइस में एक टेम्पररी राइज आ सकता है, पर इवेंचुअली वो कभी भी फॉल हो सकता है या फिर एक लॉन्ग प्राइस रेंज बैंड में जा सकता है, जैसा 2014 से 2020 के बीच में रहा था। तो अब बात करते हैं कि एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट, डोंट डू SIP, क्योंकि सिल्वर की प्राइस अगर रेंज में आया तो 3 to 5 इयर्स तक ये बढ़ता ही नहीं है और सिंगल डायरेक्शन में हमेशा चले इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हाँ, पर अगर आप लमसम करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो, क्योंकि मे भी $50 से उठकर ये 55-65 तक भी जा सकता है, पर ये हमेशा वहां पर सस्टेन करे उसकी कंफर्मेशन थोड़ी कम है। तो आपको करना ये है कि आपको अपने पोजीशंस को 10% के लिमिट में डाल देना है। मतलब आप जिस प्राइस पर सिल्वर में एंट्री कर रहे हो उससे 10% के नीचे पर स्टॉप लॉस लगाओ, सो दैट आप अपने लॉसेस को रोक सको। और जैसे ही आपके एंट्री प्राइस से सिल्वर की प्राइस ऊपर चली जाए, सपोज 10 to 15% चली जाती है, तो अपने 10% के स्टॉप लॉस को ऊपर लाके एंट्री प्राइस पे ले आओ, और जैसे जैसे ग्रेजुअली प्राइस इंक्रीज करते जाती है वैसे वैसे अपने स्टॉप लॉस को भी ऊपर करते जाओ। और जिनकी होल्डिंग ऑलरेडी हो रखी है सिल्वर में वो भी इस मेथड को यूज कर सकते हो। और जब भी सिल्वर की प्राइस में फॉल आए तो ये जानने की कोशिश करो कि वो फॉल किस रीजन की वजह से आया है, सो दैट आप बेटर डिसीजंस ले सको। इट इज अ वेरी रिस्की एंड वॉलेटाइल एसेट, जिसके रिटर्न अट्रैक्टिव होते हैं तो उसके लॉसेस भी वैसे ही होते हैं। सो ट्राई टू ऐड एज अ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, नॉट मेजर होल्डिंग ऑफ इट। एंड कीप इन माइंड वन थिंग, ऑब्वियस फंडामेंटल बुलिशनेस हमेशा रिटर्न दे ये जरूरी नहीं है, स्पेशली जब वो कमोडिटीज में हो तो। सो आई होप अब आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्या रिस्क है इवन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रीजंस होने के बाद भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ये नंबर अगर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।